मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो होगी 23 से 30 जुलाई 2023 तक की। ये क्लास आपके 70 प्रश्नों के साथ मैं लेकर आया हूं, जो 70 प्रश्नों के MCQ हैं। करंट अफेयर्स के इस लेक्चर में प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, पुरस्कार, खेल, पुस्तक और उसके लेखक, निधन इत्यादि से होंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन सी है 23 जुलाई और ऑप्शन डी है 24 जुलाई। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। 23 जुलाई 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन में प्रसारित किया गया था। एक पॉइंट और इसका इंपॉर्टेंट है, जिसमें है 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। अब देखते हैं जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, GST दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ये तीनों दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे तैयार कीजिए। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस, 24 जुलाई राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये 28 जुलाई को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट और 28 जुलाई के दोनों दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, किस राज्य में सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई? तो किस राज्य में सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 20 जुलाई 2023 को एक नई योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है सशक्त महिला ऋण योजना। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। महिलाओं को उनके उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के और उनके परिवारों के उत्थान के लिए ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। और किस सरकार ने प्रारंभ की है सशक्त महिला ऋण योजना? तो दोस्तों, प्रारंभ की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के CM के नाम हम आपको बताए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हाल ही में किन किन देशों में शुरू हुआ है? ये 2 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका है, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे है, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन सी इसका सही है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन 2 देशों में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हो रहा है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। वीमेंस फीफा विश्व कप 2023 का ये 9वां संस्करण है जिसमें 32 टीमें शामिल हैं। ये आयोजन जो हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो रहा है और कब से कब तक चलेगा? तो 20 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023, लगभग 1 महीने ये आयोजन चलेगा। फीफा का फुल फॉर्म देख लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इसका मुख्यालय है, फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के
ज्यूरिख में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित है। अभी तीसरा क्वेश्चन भी खेल से था, चौथा क्वेश्चन भी खेल से है। 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले चल रहे हैं। अभी पहला एक दिवसीय मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ, जिसमें भारत विजय हुआ, भारत जीत गया है। तो ये इस मुकाबले में ही 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। कौन बने हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत और ऑप्शन डी है हार्दिक पांड्या। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है इसका विराट कोहली जो है वो 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन चुके हैं। जरा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। विराट कोहली से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी भी 500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच किसने खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं, 664 इनके मैच हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के क्रिकेटर हैं महिला जयवर्धने, इनके 652 अंतरराष्ट्रीय मैच हैं। और तीसरे नंबर पर ही श्रीलंका ही कुमार संगकारा क्रिकेटर हैं और इन्होंने 594 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। विराट कोहली की आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये किताब है और इस किताब के आपको लेखक भी याद करना है और साथ ही साथ ये देखना है कि इस किताब को अनावरण किसने किया है। किताब का नाम है एज द व्हील्स टर्न। क्या नाम है? एज द व्हील्स टर्न इस पुस्तक का नाम है। और पूछ रहा है इस पुस्तक का अनावरण किसने किया है। देख लीजिए, ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों सही आंसर जो है इसका एज द व्हील टर्न्स पुस्तक का अनावरण जो किया है, ऑप्शन बी सही है इसका। वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का अनावरण किया है और इस पुस्तक के लेखक नीचे लिखे हुए हैं। एज द व्हील टर्न्स पुस्तक के लेखक हैं रणजीत प्रताप रायला। कौन है? रणजीत प्रताप रायला है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC बोलते हैं उसके चौथे प्रबंध महानिदेशक MD कौन नियुक्त किए गए हैं? चौथे प्रबंध महानिदेशक पूछ रहे हैं, इनमें से कौन है ये? ऑप्शन ए है सतपाल भानु, ऑप्शन बी है PM प्रसाद, ऑप्शन सी है कामेश्वर राव कोडवंती और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपाल भानु। सतपाल भानु को LIC के चौथे MD के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा PM प्रसाद और कामेश्वर राव कोडवंती कौन है, इनके बारे में आपको बताते हैं आगे चल के। तो PM प्रसाद जो है वो कोल इंडिया के अध्यक्ष और MD बनाए गए थे और कामेश्वर राव कोडवंती SBI के चीफ फाइनेंशियल ऑफिशियल बनाए गए हैं। आपको ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब LIC में ये जो चौथे बनाए गए हैं सतपाल भानु जी, इनके पहले 3 कौन हैं जो अभी LIC में MD हैं वो देख लेते हैं। तो LIC में पहले से श्रीमती IP मिनी, श्रीमती M जगन्नाथ और श्री तवलेश पांडे प्रबंध निदेशक हैं। ये तो 3 हैं ही, साथ ही चौथे बनाए गए हैं जिनका नाम है सतपाल भानु। LIC का फुल फॉर्म देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। स्थापना LIC की हुई थी 1 सितंबर 1956 में। LIC का मुख्यालय है मुंबई में और इस चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो GST भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। कहाँ पे किया है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है अगरतला, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है वो उद्घाटन इन्होंने किया है अगरतला में और अगरतला है त्रिपुरा में। कहाँ पे? अगरतला त्रिपुरा में है। GST के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि GST से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। विश्व में पहला GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को
इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में ये लागू हुआ और कनाडा देश के मॉडल पर यह आधारित है भारत का जीएसटी। अगला है इसमें 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। अगला है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया, तो विजय केलकर समिति ने दिया है। अगला है जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो असम है और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। तो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला बताना है आपको, भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है राजस्थान जो है वो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस बिल का नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना है। इसके तहत प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साल में 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। 125 दिन को आप अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि साल के कितने दिन रोजगार दिया जाएगा, तो 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जाने वाली पेंशन भी कम से कम 1000 रुपये होगी। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और एकल महिलाओं को अब कम से कम 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान सरकार ने ये प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2 अक्टूबर 2023 से कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने का बैन करेगा। तो सिंगल यूज प्लास्टिक कौन बैन करने वाला है 2 अक्टूबर 2023 से, कौन सा राज्य है ऐसा। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। तो दोस्तों देख लीजिए, इसका सही आंसर है असम ऐसा राज्य है जो 2 अक्टूबर 2023 से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर बैन करेगा। इसके बारे में देख लेते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ असम राज्य ने ऐसा क्यों किया वो भी देख लीजिए। असम सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम वाली पॉलीथीन जैसे PET से बनी पानी की बोतलें जो हैं उन्हें के उत्पादन पर रोक लगा दी है। चित्र को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। तो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकने लायक प्लास्टिक जो होती है और जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। ये दोबारा इसका यूज नहीं किया जाता है, एक बार यूज करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं वो नीचे देखिए, आप देख सकते हैं। प्लास्टिक बोतल होती है, प्लास्टिक बोतल के ढक्कन होते हैं, रैपर, फूड रैपर होते हैं, मतलब जैसे कुरकुरे वगैरह के रैपर होते हैं, पॉलीथीन होती है मार्केट में जिसमें आप सामान लेके चले आते हैं वो होती है, प्लास्टिक बैन प्लेट, चम्मच, गिलास होती है, साथ ही साथ स्ट्रॉ होता है, नारियल पानी जिससे पीते हैं, प्लास्टिक कंटेनर भी इसमें आता है और सिगरेट बट भी इसमें आती है। ये सभी किसमें आते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है, लॉन्च नहीं करेंगे। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है सलमान खान, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है रणवीर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है शाहरुख खान जी को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये प्रतियोगिता, ये जो चैंपियनशिप चलने वाली है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 वो भारत में होने वाली है। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं आगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे आईसीसी बोलते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएई के दुबई में है। चेयरमैन आईसीसी के इस समय वर्तमान में है ग्रेग बार्केल। अब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में जान लीजिए, जो अभी हम बता रहे थे आपको। इसका आयोजन भारत में होगा। संस्करण इसका 12वां है और टीम इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। दोस्तों इसमें वेस्ट इंडीज इसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाई है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। आगे चलने के पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हर वीक में आपको वीकली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं संडे सुबह 8 बजे से।
जीएस की पाठशाला का सीरीज इसमें चल रहा है, जिसमें 7 टॉपिक आपके सीरीज हमने कंप्लीट कराई हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसे कंप्लीट पूरा पढ़िएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन ने किसे अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामित किया है? दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, लिसा फ्रेंचेटी। लिसा फ्रेंचेटी को हाल ही में जो बाइडेन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में लिसा फ्रेंचेटी को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन जिसका नाम है लवासा। क्या नाम है इसका? लवासा नाम है। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो लवासा हिल स्टेशन है जो चर्चा में रहा है, वो हाल ही में वो स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही है, महाराष्ट्र में है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में करीब 70 किलोमीटर दूर पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम लवासा है। बता दें ये पूरा हिल स्टेशन 1814 करोड़ रुपए में बिक चुका है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं NCLT ने भारत के पहले प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा को डार्विन प्लेटफार्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। ये सारी चीजें आपको तैयार कर लेनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का युगल खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का युगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत के 2 खिलाड़ियों ने। 2 टेनिस खिलाड़ी, 2 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, ऑप्शन सी पे जाइए आप, चिराग शेट्टी। एक मिनट, ऑप्शन बी इसका सही है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी 2 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 युगल खिताब इन्होंने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, खेल में आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मध्य प्रदेश का 54वां जिला की घोषणा कर दी है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन घोषित हुआ है। ऑप्शन ए निवाड़ी, ऑप्शन बी है मऊगंज, ऑप्शन सी है नागदा, ऑप्शन डी है टीकमगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागदा जो है वो मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया गया है। चलते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तहसील नागदा को जिला घोषित करने की घोषणा की है। नागदा को उज्जैन से विभाजित करके बनाया जाएगा। तो नागदा अभी किस जिले में तहसील है? तो उज्जैन जिले में एक तहसील है, वो उज्जैन से अलग करके इसे बनाया जाने वाला जिला है। इसके पहले मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना था? तो मऊगंज बना था। और उसके पहले 52वां जिला जो बना था वो निवाड़ी बना था। कौन बना था? निवाड़ी बना था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ है? तो आपको बताना है कि यह बिहार के किस जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये राजगीर मलमास मेला पूछा जाता है एग्जाम में, ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है आरा और ऑप्शन डी है पटना। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ है ऑप्शन ए नालंदा में। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर मलमास मेला का प्रारंभ हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? सबसे ऊंची आधारशिला रखी है भगवान श्री राम की। यह भारत नहीं अपितु विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी भगवान श्री राम की। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? 4 ऑप्शन आपको बता दें हम। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में इन्होंने आधारशिला रखी है।
इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की डिजिटल तरीके से आधारशिला रखी है। कि इन्होंने जो है वो डिजिटल तरीके से आधारशिला इसकी रखी है। 108 फीट की ये प्रतिमा है। लागत इसकी 500 करोड़ से अधिक आएगी। ये आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। राजधानी इसकी है अमरावती और मुख्यमंत्री है यहाँ के वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? भगवान श्री राम की। ये बनाई जा रही है 108 फीट ऊंची है आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? कुर्नूल शहर में। किसने आधारशिला रखी है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने आधारशिला रखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? खड़ग नदी बेसिन परियोजना। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो खड़ग नदी बेसिन परियोजना को जो मंजूरी दी है वो सरकार है ओडिशा सरकार। ऑप्शन ए इसका सही है, ओडिशा सरकार। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 23 जुलाई, ऑप्शन सी है 24 जुलाई और ऑप्शन डी है 25 जुलाई को। तो राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट देख लेते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के एग्जाम देते हैं उन्हें ये याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे है अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है जो सोनभद्र जिले में है। अनपरा कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में है। दूसरा औरैया है, औरैया जिले में है। तीसरा फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है, तो ये है रायबरेली जिले में है। अगला है हरदुआगंज थर्मल पावर, ये है अलीगढ़ में। अगला है राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर प्लांट। अगला है ओबरा थर्मल पावर प्लांट, ये है सोनभद्र में। आगे चलते हैं तो देखते हैं पनकी थर्मल पावर प्लांट, ये कानपुर में है पनकी। अगला है पारीक्षा थर्मल पावर प्लांट, झांसी में है। अगला है रेहंद थर्मल पावर प्लांट, सोनभद्र में है। अगला है रोजा थर्मल पावर प्लांट, फिर है सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट और लास्ट में है टांडा थर्मल पावर प्लांट। टांडा थर्मल पावर प्लांट दोस्तों कहाँ है? तो अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? तो भारत ने INS कृपाण किस देश को दिया है? मैं की जगह ने कर लीजिए यहाँ पे। भारत ने किसने? भारत ने INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है, वियतनाम देश को उपहार में दिया है। कौन सा? INS कृपाण। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? तो ब्रिक्स को आप जानते हैं, ब्रिक्स के बारे में अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। पहले इसका आंसर हम बताएंगे, फिर ब्रिक्स क्या डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है इटली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्जीरिया जो देश है उसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अभी हाल ही में आवेदन किया है। अब ब्रिक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्रिक्स जो है उसका मतलब क्या होता है? तो अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे, ये स्पेलिंग लिखी है तो बी से हो जाएगा ब्राजील, क्या हो जाएगा? ब्राजील। आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और आपका एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में इन 5 देशों के नाम समाहित हैं। जो देश हमने आपको बताए हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं और इसके बारे में बताएं। यह दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हमने आपको बता दी, ये देशों की हैं। 2001 में गठित होने पर मूल रूप से ब्रिक
के रूप में जाना जाता था। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा है, जिस कारण इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का? तो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, राजनीतिक संवाद को सुविधाजनक बनाना और सदस्य देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है? तो इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब आपको बताना है किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत ए, ऑप्शन बी है पाकिस्तान ए, ऑप्शन सी है श्रीलंका बी, ऑप्शन डी है बांग्लादेश बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है पाकिस्तान ए ने इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। और किसे हराया है वो आपको आगे बताते हैं। देखिए इमर्जिंग एशिया कप 2023 संस्करण कौन सा था? तो 5वां संस्करण था। आयोजन जो हुआ है वो 13 से 23 जुलाई 2023 में हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ पे रहा है? तो श्रीलंका में रहा है। विजेता टीम रही है पाकिस्तान ए टीम, और उपविजेता किसे हराया है पाकिस्तान ए टीम ने? तो भारत ए टीम को हराया है। भारतीय कप्तान कौन थे? तो यश ढुल थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो निशांत संधू बने हैं भारत ए टीम के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं, किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो किस राज्य में जारी किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बताना है आपको कि किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान जो सरकार है उसने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है। और पहली किन्नर कौन बनी है जिन्होंने ये प्रमाण पत्र लिया है? तो बर्थ सर्टिफिकेट पाने वाली जयपुर की पहली किन्नर बनी है नूर शेखावत। कौन बनी है? नूर शेखावत बनी है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी है नवीन पटनायक, ऑप्शन सी है पवन कुमार चामलिंग और ऑप्शन डी है शिवराज सिंह चौहान। तो सबसे लंबे समय तक दूसरे कह रहा है, पहला नहीं है ये, दूसरे आपको बताना है दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी सही है। नवीन पटनायक जो हैं वो दूसरे सबसे लंबे समय तक दूसरे मुख्यमंत्री ये बने हैं। इनके बारे में देख लीजिए, तो 23 साल 4 माह और 19 दिनों के कार्यकाल के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक, ये रविवार 23 जुलाई को भारत में किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले दूसरे सीएम बन चुके हैं। इसके पहले जो नंबर 1 पे थे वो कौन थे? तो देख लीजिए, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग थे, जो 1994 और मई 2019 के बीच 24 साल 166 दिनों तक, यानी देश के सबसे लंबे समय तक बतौर सीएम के तौर पर ये नियुक्त हुए थे। लेकिन इनका कार्यकाल यहाँ पे खत्म हो गया है, क्योंकि ये तब तक सीएम रहे हैं, मई 2019 के बीच में ये सीएम रहे हैं। अब नवीन पटनायक जी हैं जो 23 साल 4 महीने 19 दिनों तक कार्यकाल इनका हो चुका है। आगे हो सकता है अगली बार अगर ये बनेंगे तो ये पहले नंबर के हो जाएंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना हाल ही में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में क्रिकेटर ब्रायन टेवर इनका निधन हुआ है दोस्तों। ये क्रिकेटर थे, ये किस देश के थे? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे, ऑप्शन सी इसका सही है। किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया देश के थे, ये सी वाला सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2023 भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप ये 2023 में संपन्न हुई है। भारत की टीम ने पहली बार इसमें कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। भारत ने जो जीता है वो ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं। एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2023 में पहली बार भारत ने भाग
लिया था। भारत की टीम ने कांस्य पदक इसमें जीता है। और ये जो चैंपियनशिप हुई है ये मालदीव में आयोजित की गई। इसमें 18 देशों ने भाग लिया था। जापान इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा है और स्वर्ण पदक इसने जीता है। मालदीव इसमें दूसरे स्थान पर रहा है जिसने सिल्वर मेडल इसमें जीता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं तेनजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेनजिंग यांग की जो है वो इनमें से किस राज्य की रहने वाली हैं जो पहली बार उस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? आईपीएस अधिकारी, देखिए संघ लोक सेवा आयोग 2022 का अभी रिजल्ट आया है जिसमें ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है उस राज्य की जिस राज्य में ये रहती हैं। आपको 4 ऑप्शन में राज्य बताना है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मेघालय। दोस्तों ये जो इनका नाम है तेनजिंग यांग की, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं जो उस राज्य की पहले महिला आईपीएस बनी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन का अध्यक्ष बताना है किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ऑप्शन ए थानी अल जेयूदी को। किसे? थानी अल जेयूदी को बनाया गया है। आप डब्ल्यूटीओ के बारे में आगे चल के देख लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापारी मंत्री थानी अल जेयूदी को डब्ल्यूटीओ ने 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन अध्यक्ष चुना गया है। यह सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ के बारे में देख लीजिए। डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, विश्व व्यापार संगठन हिंदी में कहते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और दोस्तों इसके सदस्य देश जो हैं वो 164 हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली कैनविस को बोलते हैं भांग, क्या बोलते हैं? भांग बोलते हैं। मेडिसन परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? कैनविस मेडिसन परियोजना बताना है आपको कहाँ प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कैनविस मेडिसन परियोजना है जो हाल ही में प्रारंभ की गई है वो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। अब ये कैनविस जो है उसमें क्या है इसके बारे में हम आपको ओरल समझाए दे रहे हैं। कैनविस भांग जो परियोजना है इसमें जो दवाएं बनेंगी वो कैंसर, डायबिटीज, मिर्गी और नर्वस सिस्टम संबंधी जो विकारों का जो उपचार होगा उन दवाओं से हो जाएगा। इसलिए कैनविस मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर, क्या नाम है? न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बनाए गए हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना। दोस्तों न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के। कहाँ के बनाए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश राज्य के बनाए गए हैं। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 4 राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति ने बनाए थे। वो मैं पिछले सप्ताह वीकली करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था। यहाँ रिवीजन कराए दे रहा हूँ, उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हाल ही में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। चौथे नंबर पे है न्यायमूर्ति सुभाषिष तालापात्रा, ये ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और लास्ट में है न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो आपको ये सब भी याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, जिन्होंने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है सबसे पहली बार मिल सके। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भव्या मैम का ये कंप्यूटर की जो सीरीज़ है इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की सीरीज़ भव्या मैम के द्वारा चलाई गई थी। इसमें कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू के माध्यम से और डिटेल पढ़ाए गए थे। तो आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत आपके मायने रखता है एग्जाम में। कंप्यूटर से कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी ये है कि कंप्यूटर के साथ साथ भव्या मैम अब अंग्रेजी की भी क्लास, इंग्लिश की क्लास आपकी लेंगी, जिसमें वोकैब होगी, ग्रामर होगी। और आप उसमें जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर हैं, अपने आप को अंग्रेजी में कमज़ोर समझते हैं, वो विद्यार्थी उनकी क्लास ले सकते हैं। पर डे उसमें वोकैब आपको पढ़ाई जाएगी, जिससे क्या होगा, वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे ही वोकैब आपकी तैयार होती है तो आप सीजीएल में अच्छा कर सकते हैं, सीएचएसएल में आप अच्छा कर सकते हैं, और जिन एग्ज़ाम में अंग्रेजी आती है उस एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। ग्रामर आपको बहुत सरल तरीके से, अलग तकनीक से, अलग टेक्निक से भव्या मैम पढ़ाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? तो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें वाटर एटीएम हाल ही में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो दोस्तों, ये जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली इसका सही आंसर लगा लीजिए। दिल्ली में वाटर एटीएम लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो पीने का पानी है वो पाइपलाइनों के जरिए कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे जगह के लिए वाटर एटीएम लगाया गया है। इसके बारे में फुल डिटेल हम आपको आगे ही बताए दे रहे हैं। हरिनगर के खजान बस्ती मायापुरी में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ सौरभ भारद्वाज ने वाटर एटीएम प्लांट का शुभारंभ किया है। वाटर एटीएम कार्ड दिए गए हैं, वाटर एटीएम के कार्ड दिए गए हैं, और प्रत्येक कार्ड पर एक सदस्य को रोज 20 लीटर पानी इसमें मिलेगा। दिल्ली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ उपराज्यपाल होते हैं, तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं दोस्तों, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पर। तो वाटर एटीएम अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली आपको लगाना है, दिल्ली लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण से ये संबंधित है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में बदला जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? कौन किस राज्य में स्थित है? तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे निर्देश किए हैं कि उसे बदलकर बाघ अभ्यारण्य के रूप में बदल दिया जाएगा। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा जो है वहां पर महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इसे बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? बाघ अभ्यारण्य में बदल दिया जाएगा। और ये निर्देश किसने दिए हैं? ये दिए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने। क्यों दिए हैं? क्योंकि गोवा की हाई कोर्ट कहाँ लगती है? बॉम्बे में लगती है, इसलिए वहां पे ये निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर कह रहे हैं, ये कौन बने हैं? तो दोस्तों, सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी है शुभंकर शर्मा जो हैं वो टॉप 10 में शामिल हो गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको एक चीज और बता दें, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। शुभंकर शर्मा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी से बिलोंग करते हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश के झांसी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दे रहे हैं, आगे उन्हें यूपी पीसीएस मेंस लिखना है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? पहली महिला सांसद कौन बनी है जो नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगी? ऑप्शन ए है फागनोन कोन्याक, ऑप्शन बी है डॉक्टर फौजिया खान, ऑप्शन सी है पीटी उषा, और ऑप्शन डी है सुलता देव। तो सही आंसर लगा लीजिए, सही आंसर है ऑप्शन ए फागनोन कोन्याक। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो गिग वर्कर्स बिल बताना है आपको, ये किस सरकार ने पारित किया है। गिग वर्कर्स बिल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहां पहले आंसर बता दे रहा हूं आपको। ये दोस्तों प्रारंभ किया है राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी सही है इसका। गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म ब्रेड गिग वर्कर्स बिल पास किया है। सरकार का अनुमान है कि राजस्थान में 3 से 4 लाख
गिग वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रति लेन देन पर काम करते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए जाने के मद्देनजर ये बिल पास किया जाएगा। ये बिल जो है वो पास किया जा चुका है। कौन सी सरकार ने किया? राजस्थान सरकार ने किया है। उन्होंने ये कहा है कि 4 से 5 लाख ऐसे वर्कर्स होते हैं जिन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पे होते हैं, जो प्रतिदिन लेन देन मतलब दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएगा कौन? राजस्थान सरकार। वो होते हैं गिग वर्कर्स होते हैं और उनके लिए बिल पास किया है, तो राजस्थान सरकार ने किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में अस्मिता डे ने कौन सा मेडल हासिल किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यहां से ये क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि जब कोई गोल्ड मेडल हासिल करता है तो भारत की तरफ से गोल्ड मेडल हासिल करता है, तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एशियाई जूडो चैंपियनशिप, इनका नाम है अस्मिता डे, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑप्शन सी इसका सही लगा लीजिए। इनके अलावा 2 लोग और हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, आगे चल के उनके बारे में बताते हैं। तो त्रिपुरा की हैं अस्मिता डे, इन्होंने महिला वर्ग में 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि उन्नति शर्मा 63 किलो की हैं और अरुण कुमार 73 किलो के हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। यह जो प्रतियोगिता हुई है, प्रतियोगिता का नाम है जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023। ये प्रतियोगिता हुई है और चीन के मकाऊ में संपन्न हुई है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है कि बच्चे चाहते क्या हैं, बच्चे क्या पसंद करना चाहते हैं। मैं ये जानता हूं कि जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा आने वाले एग्जाम के लिए सीरियस है और जो बच्चा पढ़ रहा है, वाकई पढ़ रहा है, वो जरूर कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध हाल ही में लगाया है? तो किस देश ने लगाया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों ये रूस सरकार ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, हाल ही में देश भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए दोस्तों इस पे। तो ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर मैं डायरेक्ट बताई दे रहा हूं, ऑप्शन ए इसका सही है। भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई का है जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार हाल ही में मिला है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है। ये कहां पे इसका आयोजन किया गया है? तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन दोस्तों चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कह रहा है कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जुलाई, ऑप्शन बी है 25 जुलाई, ऑप्शन सी है 26 जुलाई, ऑप्शन डी है 27 जुलाई। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कारगिल विजय दिवस के बारे में। स्टार्टिंग में जो जुलाई के दिवस बताए थे उसमें ये दिवस था। ऑप्शन सी इसका सही है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं फटाफट। 1999 कारगिल युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तानी सेना को मैदान में धूल चटा दी थी। कारगिल की यह लड़ाई 60 दिनों तक चली थी। 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध खत्म हुआ और भारतीयों ने ये विजय हासिल की थी, इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके तहत भारतीय सेना की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, लद्दाख में कहां पर दुनिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? तो ये लद्दाख में कहां पे खोला गया है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी है कारगिल, ऑप्शन सी है काराकोरम, ऑप्शन डी है जास्कर। दोस्तों ये सही आंसर इसका लगा लीजिए, ऑप्शन बी कारगिल में ये खोला गया है। इसका उद्देश्य मैं आपको ओरल बताई दे रहा हूं, महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य है। लद्दाख के बारे में देख लीजिए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है दोस्तों? ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को ये बना है।
यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बिल का गठन किया जाएगा? तो औद्योगिक सुरक्षा बिल का किस राज्य में गठन किया जाएगा? औद्योगिक सुरक्षा बल, बिल नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बल है, औद्योगिक सुरक्षा बल है। यहाँ पे किस राज्य में इसका गठन किया जाएगा? तो डायरेक्ट इसका आंसर लगा लीजिए। डायरेक्ट इसका आंसर है राजस्थान सरकार औद्योगिक सुरक्षा बल का इसमें गठन करेगी। इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बताएंगे। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन गठित की जाएंगी। ये बटालियन के मुख्यालय जो होंगे भिवाड़ी में होगा, चित्तौड़गढ़ में होगा और बालोतरा में होगा। इसका गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के तर्ज पर होगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बारे में देख लीजिए। इसका गठन हुआ 10 मार्च 1969 को। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा और सुरक्षा है। महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग थे। अभी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंचना है, तो ये सिलसिला थोड़ा सा लंबा होने वाला है हम लोगों के बीच का। अगर आपको लगता है वीडियो बड़ी है, आपके कोई बच्चे सोचते हैं अरे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो कौन देखेगा, हमारे लिए लाभकारी नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो वीकली मैंने इस करंट अफेयर्स में ना डाला हो। इस सप्ताह भर के जितने भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी पुरस्कार मिले हैं, वो मैंने इसमें सारे के सारे उड़ेल दिए हैं। आपको केवल इसका करंट अफेयर्स को पढ़ना है, केवल सुनना है, सुनने भर से आपको याद हो जाएगा। मेहनत हम कर रहे हैं, आपको केवल सुनना है। अगर आप सुन नहीं सकते तो आप क्या एग्ज़ाम निकालेंगे? अगर आपको वाकई एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इस वीकली करंट अफेयर्स को पूरा पढ़ना जरूर पड़ेगा। तभी आपको, अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं दोस्तों और वो क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, तो आप जानते हैं अगर एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो आपको बहुत नुकसान हो जाता है। तो आपसे मेरा ये कहना है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई क्वेश्चन मिस ना हो आपसे और आपका सिलेक्शन जरूर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सियाज रुल इदरश किस देश के क्रिकेटर हैं दोस्तों जो T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो आप जानते हैं T20 मैच में एक बॉलर को केवल 4 ओवर मिलते हैं और 4 ओवरों में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं। वो किस देश के खिलाड़ी हैं आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये मलेशिया देश के हैं। कहाँ के हैं? मलेशिया के। ऑप्शन बी पे जाइए। इन्होंने चीन के खिलाफ ये टूर्नामेंट खेला और केवल 8 रन दिए इन 4 ओवरों में और 7 विकेट इन्होंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की कह रहा है ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जो जीता है वो नामीबिया ने जीता है। ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो नामीबिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए बड़े ध्यानपूर्वक। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप उसे पॉज कर लें, फिर आप उसे ये ऑप्शन देख लें, अपना आंसर लगाएं, फिर मेरा आंसर सुन लें, आपका वहां पे क्लियर हो जाता है। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है केंद्र सरकार ने। किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है। इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन डिटेल से होता है बेटा, MCQ से नहीं होता है कि आपने MCQ पढ़ लिए और बस आपका सिलेक्शन हो गया। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, कथन निष्कर्ष में आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। आप सिविल सर्विसेज में बैठते हैं, आप PCS दे रहे हैं, आप किसी भी राज्य का PCS दे रहे हैं, अब वहाँ पे कथन निष्कर्ष आ रहे हैं और जब तक आपने कथन निष्कर्ष के लिए डिटेल नहीं पढ़ा है आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। पढ़ते रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको डिटेल पे ही जाना पड़ेगा। तो ये आपकी सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप जो टीम है आपको डिटेल ही पढ़ा रही है। भले ही मैं आपको पर डे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सप्ताह में आपको इतना धमाकेदार वीडियो देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटता है। देख लेते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार ने, जैसे मोदी सरकार जिसे कहते हैं, मोदी सरकार ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में गांव से लेकर शहरों तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और नायकों के नाम की पट्टिकाएं
रोडों पर लगाए जाएंगे और उनके परिजनों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम कब से कब तक चलने वाला है? तो दोस्तों 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। हाल ही में हुए बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है टैलिस्मैन शिविर, इसकी मेजबान देश कौन है? तो बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है टैलिस्मैन शिविर, इसका मेजबान देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों सही आंसर लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हाल ही में WHO ने MERS कोव वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है? तो दोस्तों WHO ने ये पुष्टि जो की है वो की है अबू धाबी में। कहाँ की है? अबू धाबी में की है। तो MERS का फुल फॉर्म देख लेते हैं आगे चलकर। MERS का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटिव सिंड्रोम होता है। तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटिव सिंड्रोम जो है एक वायरल रोग है और श्वसन रोग है, एक वायरल श्वसन रोग है, ये आपको याद रखना है, श्वसन रोग है ये, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटिव सिंड्रोम कोरोना वायरस के कारण होता है, जिसे पहली बार कहाँ देखा गया था? तो 2012 में से सऊदी अरब में पहचान की गई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर सुनिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेन गोंगसेंग। किसे? पेंग गोंगसेंग को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, 24 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। दोस्तों कब मनाया गया है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य पे चलते हैं और थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य है लोगों के बीच प्रकृति और जैव विविधता को सुरक्षा और इसके महत्व की जानकारी फैलाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अगला वाला कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वन और आजीविका इसकी थीम है। पूरा इसकी थीम देख लीजिए, वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना है। भारत की पर्यावरण नीतियां कब बनाई गई थी? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय वन नीति कब आई दोस्तों? 1952 में आई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगला वाला है जो 1986 में आया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून जो आया है सन 2000 में आया है। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया है? 2002 में आया है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है हुन सेन, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? हुन सेन नाम है, उन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों किस देश के ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हुन सेन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये हैं कंबोडिया देश के, ऑप्शन डी पे जाएंगे यहाँ पे, कंबोडिया देश के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस जो मनाया है वो 27 जुलाई को मनाया है। कब मनाया है? 27 जुलाई को मनाया है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म मैं ओरल बताए दे रहा हूँ आपको। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 वर्षीय आदित्य सामंत भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ग्रैंड मास्टर पूछे गए हैं जो सबसे कम उम्र के बने हैं, 17 वर्षीय, इनका नाम है आदित्य सामंत। ये किस नंबर के बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पे लगा लीजिए, ऑप्शन बी पे जाइए आप, 83वें नंबर के बने हैं ये ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, आपको ये भी बता दें हम। 53वें क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग। 53वां क्वेश्चन है किस राज्य के आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो लंपी स्किन डिजीज जो है वो किस राज्य को पॉजिटिव घोषित किया गया है, आपको ये बताना है। तो लंपी वायरस जो आप जानते हैं वो अभी पशुओं में, मवेशियों में आया था, उनके खाल पे फोड़े हो गए थे, स्किन पे फोड़े हो गए थे। तो ये इसने किस राज्य ने लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया है? तो दोस्तों सीधे आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य ने इसे घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है सुरेंद्र सिंधा
हाल ही में इनका निधन हुआ है वो कौन है? सुरिंदर सिंधा कौन है? तो इन 4 में सुरिंदर सिंधा जो हैं वो दोस्तों हैं पंजाबी सिंगर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, डबल स्टार लगाइए, आपके आने वाले एग्जाम में आएगा। इस बिल को किसने पेश किया है? तो दोस्तों इस बिल को हाल ही में पेश किया है भूपेंद्र यादव जी ने। किसने पेश किया है? ऑप्शन बी पे हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इस बिल को पेश किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, लेकिन इसके पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। यह भारत के वनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। प्रभात कुमार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये प्रभात कुमार को उच्चायुक्त बनाया गया है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे बनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसका नाम है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। ये 2023 में इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए पे जाइए आप, शंकरी चंद्रन, इन्हें सम्मानित किया गया है। ये श्रीलंका की हैं। कहाँ की हैं? श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका हैं। इनके बारे में डिटेल बताते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में है जॉर्जी गोस्पोनेडोव और दामोदर मोजो और आशा भोसले। तो इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इन्हें भी पुरस्कार मिला है 2023 में। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव इन्हें मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये आपको याद रखना है। दामोदर मोजो इन्हें मिला हुआ है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आशा भोसले इन्हें मिला है लता मंगेशकर ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन लता मंगेशकर दूसरा नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा भोसले को मिला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए शंकरी चंद्रन को इनके बारे में लिखा हुआ है, श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका है शंकरी चंद्रन। इनके उपन्यास का नाम है चाय टाइम एट सनामन गार्डन्स, ये इनके उपन्यास का नाम है, जिसके लिए इन्हें माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जिसका नाम है जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया है? इन 3-4 में से आपको बताना है ये किसने लॉन्च किया है जुपिटर 3 को। ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। स्पेस एक्स के ऑनर कौन है? तो एलन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के ऑनर हैं, आपको ये याद रखना है। और नीचे सबसे नीचे देख लीजिए जुपिटर 3 मैक्सास टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है एशियाई युवा एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन हाल ही में हम आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। एशियाई युवा एवं जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों किया गया है ग्रेटर नोएडा में। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह प्रतियोगिता पहली बार देश में आयोजित की जा रही है। कहाँ पे? भारत में पहली बार आयोजित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में ये प्रतियोगिता हो रही है। चैंपियनशिप में 30 से अधिक भारतीय वेट लिफ्टर इसमें भाग ले रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है। यह प्रतियोगिता 28 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी का हाल ही में नाम बदल गया है, इसका नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड इसका नाम बदल कर ये जो बदला हुआ नाम है वो किसका है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का बदला हुआ नाम है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? डबल स्टार लगाइए। ये एसबीआई रिसर्च ने इसका बताया है कि भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब बन जाएगा ये? तो 2027 तक ये 2027 तक। कब तक? 2027 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। अभी वर्तमान में दुनिया की
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन है? 5 अर्थव्यवस्थाएं देख लेते हैं आगे चलकर कौन कौन है। तो पहली अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरी है चीन की, तीसरी है जापान की, चौथी है जर्मनी की और पांचवी है भारत की। तो भारत जो है वो 2027 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर तक पहुंच जाएगा। ये किसने कहा है? एसबीआई रिसर्च टीम ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? इसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने ये कहा है कि सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, बच्चे स्कूल में स्मार्टफोन लेकर ना आए और ताकि केवल अध्ययन और अध्यापन हो सके। क्योंकि क्या कर रहे हैं बच्चे? पबजी में लगे हुए हैं। अब वहाँ पे ग्राउंडों में नहीं खेल रहे हैं, उन्हें इंटरवल मिलता है तो इंटरवल में वो क्या कर रहे हैं, जो भी अवकाश मिलता है वो पबजी खेलने लगते हैं या कोई और गेम खेलने लगते हैं। अब वो क्रिकेट ग्राउंड जो है स्कूल के विद्यालयों के सूने पड़े हुए हैं। इसलिए ये कौन सा संगठन है जिसने ये बोला है? तो दोस्तों ये यूनेस्को ने बोला है। ऑप्शन बी जाइए। यूनेस्को ने ये कहा है कि अब सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और ये वैश्विक आग्रह किया है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस देश में रूबेला बीमारी से उन्मूलन की घोषणा की है? तो किस देश ने ये रूबेला बीमारी की उन्मूलन की घोषणा की है? तो हाल ही में ये जो देश है वो देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। भूटान देश ने रूबेला बीमारी उन्मूलन की घोषणा हाल ही में की है। रूबेला बीमारी क्या होती है इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं डिटेल में, टाइम जा ही रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ के चलते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो 30 मिनट में भी कंप्लीट हो सकती थी क्योंकि हम केवल क्वेश्चन बोलते हैं, आंसर बोलते, आगे बढ़ते, डिटेल ना पढ़ाते तो 30 मिनट में भी कंप्लीट हो जाती। आप डिटेल पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई है। आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। देखिए रूबेला जो बीमारी है इसे जर्मन खसरा कहा जाता है, 3 दिवसीय खसरा भी इसे कहा जाता है। ये 2 नाम है इसके। यह संक्रमण वायरल बीमारी है। ये विशिष्ट लाल दाने से अलग होता है। बॉडी में बच्चों के लाल दाने पड़ जाते हैं लेकिन अलग लाल दाने हैं ये बीमारी कैसे फैल जाती है? तो बच्चों में ये बीमारी अक्सर हो जाती है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के लार या बलगम से सीधे संपर्क में आने से या खांसी या खांसने से, छींकने से, हवा के माध्यम से बिखरी बूंदों में फैल सकती है। रूबेला बीमारी से बच्चों को बचाना पड़ता है। टीके लगते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस का जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस का जो 2023 का थीम है वो मैं ओरल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम डाल लीजिए। थीम जिसे विषय वस्तु कहते हैं, सीधे थीम डालिए इसकी। एक जीवन एक जिगर, एक जीवन एक जिगर। दोस्तों 2023 में विश्व हेपेटाइटिस की दिवस की जो थीम है वो नीचे लिखी है, एक जीवन एक जिगर इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 64 पे 65 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। कौन बना है? बेंगलुरु बना है। अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है केसी फेयर। इनका संबंध किस देश से? नाम सुन लीजिए, केसी फेयर इनका नाम है। आपको हमने बताया अभी प्रतियोगिता चल रही है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की। कहाँ चल रही है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चल रही है। अभी पीछे आप सुन के आए हैं तो इनमें आ गई हैं। सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है, इनका नाम है केसी फेयर। ये किस देश की हैं आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों हैं दक्षिण कोरिया की। कहाँ की हैं ये? दक्षिण कोरिया की हैं। और ये कितने दिन की हैं, मतलब इनकी उम्र क्या है? तो इनकी उम्र है 16 वर्ष 26 दिन। 16 वर्ष, मात्र 16 वर्ष 26 दिन की हैं और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ये खेल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं, 67 क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा साउनी परियोजना का संबंध
किस राज्य से है। तो शौनी परियोजना का संबंध आपको बताना है किस राज्य से है। चर्चा में रहा है ये परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका संबंध है गुजरात राज्य से। शौनी परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिटेल देखते हैं इसका। सौनी परियोजना है यानी सौराष्ट्र, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना है इसका फुल फॉर्म। सौराष्ट्र क्षेत्र में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायी परियोजना है। इसके तहत नर्मदा नदी से आने वाले अतिरिक्त 1 मिलियन एकड़ फीट पानी को सौराष्ट्र के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 115 मौजूद जलाशयों में भरने की योजना है ये। दोस्तों अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है। तो क्रैच नीति क्या होती है, क्रैच नीति के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बारे में इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए क्रैच नीति क्या होती है वो आपको हम बताते हैं कि सरकारी ऑफिस और गैर सरकारी ऑफिस में, सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस में ये पॉलिसी लागू की गई है। किस सरकार ने शुरू की है, तो यहीं पे आंसर देख लीजिए, हरियाणा सरकार ने ये शुरू की है। इसमें क्या होता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं को ज़रूरत को देखते हुए ये पॉलिसी तैयार की गई है। आपको हम बता दें कि जो महिलाएं वर्कर्स हैं, जो सरकारी जॉब पे हैं, गैर सरकारी जॉब पर हैं, वो अपने बच्चों को घर छोड़ाती थी, उनका मन जॉब में नहीं लगा रहता था, वो हमेशा सोचती थी बच्चा क्या कर रहा होगा, किसके पास होगा, खाया भी होगा नहीं खाया होगा। तो हरियाणा सरकार ने उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा की है कि 6 महीने से 6 साल के बच्चे क्रैच में एडमिशन इन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर कर्मचारी भी लगे होंगे, कर्मचारी महिलाएं लगी होंगी, कर्मचारी वर्कर्स लगे होंगे जो इन बच्चों को देखरेख करेंगे। साथ ही साथ ये जो बच्चे होंगे उनके पास 8 से 10 घंटे तक माँ की देखरेख में भी होंगे। माँ इन्हें देख सकती है, बार बार आके माँ की देखरेख में होंगे कि बच्चा सही है। इनके भरण पोषण के लिए इन्हें भोजन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, दूध भी इन्हें दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी लागू की है हरियाणा सरकार ने, क्रैच पॉलिसी इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है। तो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी सेना ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है, वहाँ के राष्ट्रपति को हाल ही में हटा दिया गया है। तो ये कौन सा देश है आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका नाइजीरिया, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है युगांडा और चौथा है इजिप्ट। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, नाइजीरिया जो देश है वहाँ की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। ये एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 70 आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। ये खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है सुमित नागल। सुमित नागल जो हैं वो 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं, यूरोपीय धरती पर ये जीते हैं। इसका ये सही आंसर था। दोस्तों मैंने आज आपको 70 क्वेश्चन, जो टॉप 70 क्वेश्चन थे पूरे वीक के, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि जीएस की पाठशाला चल रही है। आप जीएस की पाठशाला में महत्वपूर्ण जीएस के करंट अफेयर्स हम उसमें अपडेट कराते हैं, सॉल्व कराते हैं MCQ के माध्यम से। आप उसे भी देखते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसे आप ज्वाइन कर लें, आपको PDF उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।